स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपको लिए चलेंगे गढ़वा में रह रही आरती देवी जी के पास, जो कि सिलाई एवं किराना दुकान चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है और साथ ही साथ अपने आसपास में रह रही महिलाओं को भी एक प्रेरणा दे रही है। तो चलिए मिलते हैं आरती देवी जी से और जानते हैं कि वो किस तरह से खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं, किंतु इन्हीं कार्यों को आज ये रोजगार का रूप देकर अपने हुनर को अपने आय का स्रोत बना रही हैं। इसी तरह से आज आपको दिखाते हैं किस तरह गढ़वा की रहने वाली आरती देवी आज किराना दुकान के साथ सिलाई दुकान चलाकर खुद को एक बेहतर रोजगार से जोड़ रही हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर हम झारखंड के विकास की बात करते हैं तो महिलाओं के आर्थिक विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाएं भी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही हैं। महिलाएं भी स्वावलंबी बन रही हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं गढ़वा जिला, जहां पे आरती देवी नाम की एक ऐसी महिला है जो सिलाई एवं किराना दुकान चलाकर स्वावलंबी बन रही हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रही हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं किस तरीके से इनके जीवन में बदलाव हो रहा है, कहाँ से इन्हें सहायता मिला, इन सारे विषयों की जानकारी आइए इनसे हम लेते हैं। 2019 में जुड़े हैं। 2019 कैसे जुड़े? किसी ने बताया कि आप उसके बारे में कैसे जानकारी मिला? बताए दीदी लोग बताएं। हाँ। अच्छा, तो आप फिर आपको क्या डिसाइड किए कि हमको किराना दुकान करना है? जी, विस्तार से बताइए दर्शकों को, है ना, कि किराना दुकान तो आपको JSLPS की तरफ से कितना लोन मिला है ना, और कैसे शुरुआत की, इसके बारे में पूरा बताइए। आगे हम 10,000 लोन लिए थे, फिर लिए 20,000, वैसे आगे बढ़ते बढ़ते फिर 50,000 लिए हैं। 50,000 किए हैं। उसके बाद ये किराना दुकान चला रही है। किराना दुकान तो चला उसके रहे हैं। पहले क्या करती थी? जब किराना दुकान नहीं था उसके पहले क्या करती थी? कुछ नहीं करते थे, घर में बैठी हुई थी। घर बैठे रहते थे, और तो अगर JSLPS का सहयोग नहीं मिलता तो आप ये नहीं कर पाती? नहीं कर पाते। नहीं कर पाती। तो क्यों करने का इच्छा क्यों हुआ कि हमको भी कुछ करना है, करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है? क्यों आगे बढ़ना है? क्यों अपने पति को, हस्बैंड को सहयोग देना चाहते हैं, सहयोग देना परिवार में कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत हो इसलिए? जी। थोड़ा विस्तार से बताइए, है ना। हाँ। तो जैसे आप किराना दुकान चला रही हैं तो इसमें क्या क्या आइटम है, क्या क्या सामान रखी हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। किराना जो रहता है वो सब रखते हैं, ठंडो ही सब रखते हैं, अभी धूप नहीं है तो। पूरा बताइए क्या क्या आइटम रखते हैं यहाँ पर, जो गांव के लोग आके खरीदते होंगे, है ना। तो आप बताइएगा, नहीं तो समझेंगे कैसे। क्या क्या रखते हैं बताइए ना। कुरकुरा सब, गुटखा, सिगरेट, गुड़, तेल, हल्दी सब रखते हैं। मतलब रोजमर्रा के जो घर में यूज होता है वो सब सामान रखते हैं। सब रखते हैं। साथ ही इस माध्यम से बेहतर आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। आर्थिक निर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वो अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती है। जी, दीदी पहले समूह में जुड़ी थी तो इनके पास कुछ भी नहीं था
न दुकान था, न दीदी सिलाई थोड़ा बहुत जानती थी, थोड़ा बहुत घर का सिलाई करती थी। लेकिन JSLPS में जुड़ने के बाद दीदी फिर बैठक वैठक होने लगा, हुआ कि लोन वोन मिलता है, उससे कुछ बिजनेस करते हैं। तो दीदी ने 20,000 सबसे पहले लोन लिए और सोचे कि हम क्यों ना हम किराना दुकान खोलते हैं, साथ साथ सिलाई के लिए बैठते ही हैं, हम किराना दुकान भी चला लेंगे, जिससे हमारे घर परिवार को भी थोड़ा हस्बैंड का सहयोग मिल जाए, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाए। तो इसमें आरती दी पहले 50,000 ली, कुछ कम, ये जो सामान दिख रहा है कुछ कम था 20,000 में। उसके बाद और इनको 1 साल में वापस करी और दूसर के बार में फिर 50,000 लोन ली और धीरे धीरे दुकान को बढ़ाने लगी, जिससे आरती दीदी का स्थिति भी घर का सुधारने लगा, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर का स्थिति भी अच्छा हो गया, हस्बैंड का भी सहयोग इनसे मिल जाता है। जी, पहले ओनली बस सिलाई के लिए बैठी हुई रहती तो उतना इनकम नहीं हो रहा था। अब सिलाई के साथ साथ जो ये किराना दुकान चलाती हैं और इनसे इनका इनकम काफ़ी बदलाव आया है, 10,000 प्लस मंथली का इनकम हो जाता है। ये पहले तो समूह से जब बाहर थी तो कोई भी नहीं जानता था, समूह में जुड़ी, बैठक हुई, समूह के बैठक में जाती, VO के बैठक में जाती हैं, CLF के बैठक में जाती हैं, तो गांव में इनका अलग पहचान हुआ कि हाँ समूह में जुड़ के एक बिजनेस कर रही हैं, इनका आर्थिक मजबूत हो रहा है। इनका देखा देखी और दीदी लोग समूह से लोन लेके बहुत सारे मतलब ये करने के लिए सोच रही कि हम ये अलग अलग बिजनेस के तौर पे दीदी लोग कर भी रही है। जैसे कोई दीदी ऋण लेके लाई बनाने का काम कर रही हैं, कोई दीदी बम्बू क्राफ्ट कर रही है, कोई दीदी दोना पतल खोली है, और कोई दीदी वही चीक हार्डिंग चला रही हैं, पशुपालन कर रही है, अलग अलग सब बिजनेस कर रही हैं समूह से लोन लेकर। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, किसी भी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं के मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। उनका सामाजिक बदलाव के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। आरती देवी जी, आप किराना दुकान के अलावा सिलाई कढ़ाई का भी काम करती हैं? करते हैं। तो सिलाई में क्या क्या सी लेती हैं, क्या क्या बनाती हैं, बताइए। साया सिलते हैं, ब्लाउज सिलते हैं, सूट सिलते हैं और लेदरा से भी सीते हैं। अच्छा, तो गांव के जो मतलब कस्टमर लोग हैं जो जिनको सिलवाना होता है तो आप ही के पास आते हैं? हाँ, तो सीते हैं। उस लोग से कितना आमदनी हो जाता है आपको किराना दुकान से, सिलाई से? हो जाता है 10,000। 10,000 के लगभग आप कमा लेती हैं। तो पहले और अब में कितना बदलाव आया? जब कुछ नहीं करती थी, घर में बैठी हुई थी, अब तो कमाने लगी हैं, तो कितना बदलाव देखती हैं अपने आप को? बदलाव है पहले से ज़्यादा बदलाव है जी। तो आप एकदम सशक्त हो रही हैं सर। तो कितना बदलाव देखती हैं गाँव में? गांव में तो अभी 40% बदलाव हो गया है सर। घर से एकदम नहीं निकलती थी, 4 दीवारी के अंदर रहती थी, एकदम बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं सर, 50% एकदम बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है। इसलिए देखा जाए तो रोजगार से जुड़कर महिलाएं सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी पाई जाती हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे हुआ। मैं JSLPS में FTC के पद पे कार्यरत हूँ। जी, दर्शकों में बताना चाहूँगा कि हमारी आरती दी जो JSLPS में जुड़ी हुई हैं 2019 से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। इनको JSLPS के तरफ से सबसे पहले तो प्रशिक्षण दिया गया था कि किस तरह से दुकान चलाया जाए। तो इनको RCT में JSLPS के द्वारा इनको भेजा गया, 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया और इसके बाद इनको जो है CIF की राशि 50,000 रुपये की इनको मुहैया कराया गया JSLPS की तरफ से। और इसके बाद 50,000 में दीदी अपना एक ही दुकान करने के बाद इन्होंने अपना पैसा वापस भी किया और इसके बाद जो है CCL से राशि ली इन्होंने, जो कि आपका इसमें सिलाई भी कर रही हैं अपना। और ज़्यादा से ज़्यादा इनका आमदनी अभी जो है अभी 20 से 30,000 रुपये मंथली हो जा रहा है, यानी कि लखपति किसान की श्रेणी में अभी ये आ रही हैं। तो मैं दर्शकों में बताना चाहूँगा कि सभी लोग जो भी हमारे दीदी ये कार्यक्रम जैसे JSLPS से जुड़ी हुई हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना लेकर के पैसा CIF की राशि, CCL की राशि लेकर के और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठावें
मैं यही बताना चाहूँगा। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से आरती देवी जी किराना एवं सिलाई दुकान चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं और साथ ही साथ आसपास की महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते हैं ग्राम पंता में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि आजीविका का साधन बन करके आम बागवानी कर रही हैं और खुद को लाभान्वित कर रही हैं और साथ ही साथ वहाँ की सारी महिलाओं को इसका लाभ मिल पा रहा है। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना हमारे झारखंड राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना बनकर सामने आई है। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध करवाना है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम ग्राम बंता आ पहुंचे हैं और यहाँ आम बागवानी करके किस प्रकार यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है और एक अच्छी आजीविका कमा रही है, इसकी जानकारी यहाँ की महिलाओं से लेंगे। तो आइए मिलते हैं यहाँ की महिलाओं से और लेते हैं जानकारी। वो आलू लगा रहे थे। बिरसा आम बागवानी का खेती करने के लिए कौन आपको बताया? रोजगार से हो। क्या बतलाएं? ये बागवानी देंगे बोले थे आम का जी। हाँ, तो फिर लेंगे बोले, हम लोग आदमी से करवा लेंगे बोले और हम लोग भी करेंगे। तो बिरसा आम बागवानी लेने के लिए जो क्या क्या पेपर जमा किया जाता है, क्या क्या चीज़ दिया जाता है? आधार कार्ड दिया था, जमीन का रसीद दिए थे और ये बैंक अकाउंट दिए थे और दिए थे कुछ कुछ। बिरसा आम बागवानी जो आप किए हैं, कितने ये एरिया का कितना है, कितने दूर तक फैला हुआ है, कितना कट्ठा कितना एकड़ में फैले हुए? 5.5 एकड़ है। 5.5 एकड़ में इसमें क्या क्या चीज़ लगाए हुए हैं? अभी जो बीच में लगा रहे हैं वही सब बोल रहे हैं। जो आप लगाए आम बागवानी के साथ क्या क्या मिला था? इमारती पौधा मिला होगा, क्या क्या मिला होगा? बागवानी के अंदर में आलू दिए थे जी पिछले बार, इस बार भी दिए हैं जी। इससे पहले बादाम दिए थे और पतला पतला उड़द भी दिए थे, तो वो नहीं हो पाया। आम बागवानी जब आप लगा रहे थे तो आपको आम का कौन कौन सा पौधा मिला? आम, हाँ, तो आम में कितने प्रकार के पौधे होते हैं? महागनी मिला है, आम मिला है और क्या आम्रपल्ली, उतना भी नहीं। इसमें लगाने के लिए मनरेगा के द्वारा आपको पैसा भी मिला? मिला है, गड्ढा खोदने के लिए मिला। कितना मिलता था प्रत्येक व्यक्ति? 154 था, उस 254 था। वो पैसा कहाँ आते थे? अकाउंट में? अकाउंट में जो काम करवा रहे थे वो लोग अकाउंट में डाल रहे थे और हम लोग कर रहे थे, हम लोग में भी आ रहा था। दरअसल झारखंड सरकार का किसानों की आमदनी बढ़ने की दूरदर्शी योजना है। फलदार वृक्ष लगाकर आने वाले सालों में किसानों की आमदनी में वृद्धि हो। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 3 वर्षों बाद किसान को लगभग 50,000 सालाना आय होगा। इसी दूरदर्शिता के साथ योजना से जुड़कर लाभ ले रहे हैं। सर, सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा किए, है ना। ग्राम सभा में इनसे ज़मीन का डॉक्यूमेंट लिए, उसके बाद आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जॉब कार्ड लेने के बाद हम लोग ग्राम सभा में पास करके फिर इनको हम लोग ये लेने के बाद हम लोग को फिर ये टेक्निकल के लिए इंजीनियर और BFT आए, फिर इनका ये जो भी इनका एस्टीमेट है वो बनाए और ये प्रखंड में गए। प्रखंड में स्वीकृति होने के बाद हम लोग फिर यहाँ पर योजना को धरातल में लाने के लिए फिर हम लोग ये गड्ढा खुदा का काम किए। उसमें 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गड्ढा का काम हुआ। उसके बाद उसमें फिर हम लोग जो खाद वगैरह है, जितना केचुआ खाद, डोलोमाइट, बोनोमील और दवा वगैरह छिड़काव करके हम लोग उसको मिट्टी को फिर ढक दिए। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद फिर हम लोग को ये पौधा उपलब्ध होने के बाद हम लोग उसको पौधा को लगा दिए थे। हाँ सर, इसके लिए हम लोग आम्रपाली का पौधा देते हैं सर। उसके बाद आपका ये मल्लिका का देते हैं सर। उसके बाद हम लोग टिम्बर के लिए मोहगनी, सागवान का पौधा देते हैं सर। सबसे पहले जो भी काम करते हैं उनका
लेबर कार्ड बना हुआ है, उनका जो जॉब कार्ड से हम लोग क्या बोलते हैं उनका कार्ड नंबर से हम लोग डिमांड करते हैं और मास्टर उनका जिस दिन काम करते हैं उसका मास्टर निकाल के और फिर उनका पेमेंट कर देते हैं। अभी वर्तमान में 272 रुपया पेमेंट है, तो एक दिन का मजदूर उन लोग का 272 रुपया के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं जितना। दरअसल झारखंड राज्य के भौगोलिक संरचना के अनुसार अधिकतर भूमि पठारी और पहाड़ी है। उबड़ खाबड़ धरातल जो भूमि बंजर और पड़ती बेकार पड़ी रहती है, ऐसी भूमि को सदुपयोग करने की ये योजना निश्चित रूप से लाभकारी है। फलदार वृक्षों से जो फल आएंगे उसका निर्यात कर आमदनी को बढ़ाने की ये योजना क्रांतिकारी साबित होगी। धन्यवाद। मेरा नाम सुजीत सागर नायक हुआ। मैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और शिल्ली में पदस्थापित हूँ मनरेगा के अंतर्गत। और आप सभी का इस शिल्ली प्रखंड अंतर्गत बनता पंचायत में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आम बागवानी जी जो हाँ। सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? बिरसा आम बागवानी एक्चुअली सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका एक उद्देश्य पे निहित नहीं है, इसका उद्देश्य कई एक है। जैसे सर्वप्रथम उद्देश्य है कि जो हमारा उपेक्षित ज़मीन है उस उपेक्षित भूमि को सदुपयोग करते हुए लाभुक और आसपास के ग्रामीण परिवेश में उसका जो जीविकोपार्जन का स्तर है, आय का स्रोत है, उसको ऊंचा उठाना। दूसरा, जो उपेक्षित ज़मीन है वहाँ पे अगर हम लोग आम बागवानी दिए हैं या फिर अन्य फसल ये इंटरक्रॉपिंग के रूप में कर रहे हैं, तो ज़मीन का जो उपयोगिता नहीं था पहले, वो उपयोगिता बढ़ गया और बहुत सारे लोगों का ग्रामीण आसपास का ये उसमें रोज़गार भी बढ़ा। और सबसे बड़ी बात है कि इससे जो कुछ ऐसे धरातल हैं जहाँ पे मिट्टी का कटाव हो रहा था, वो कटाव रुका है। और जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा था डिफॉरेस्टेशन के कारण, तो कई जगह पैच में जो हमारा ये बागवानी लगा हुआ है, जिससे डिफॉरेस्टेशन को रिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट करने में हम लोगों ने बहुत सफलता प्राप्त किया है। अब इसका ये भी देखा जा रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा था, जिसके कारण प्रकृति में जो बदलाव आया था, अब हम लोग देख रहे हैं कि विगत 4-5 साल के बाद फिर हम लोग उस पुराने प्रकृति की ओर पहुंच रहे हैं, जहां पे मौसम के आधार पर सही समय पे बारिश वगैरह जो होता था, अब जल का संचयन भी हो रहा है ये बागवानी के चारों तरफ और बागवानी को लेकर, प्लस आपका जो वातावरण हो रहा है वो भी शुद्ध हो रहा है। फिर दूर से जो आयात करके जो फल मंगाते थे और रासायनिक पद्धति से जिसको कि संरक्षित करके ग्रामीणों में या बाजार हाट में पहुंचाते थे, वो हमको रियल टाइम में प्राप्त हो रहा है। हमारे कुछ क्षेत्र के पैच हैं, वहां से बाजार में तुरंत या फिर ग्रामीण परिवेश में भी तुरंत बागान से ही फल जो लाभुक हैं उनके द्वारा ये मार्केट में उपलब्ध कराया जा रहा है। जो ताज़ा फल है वो प्राप्त हो रहा है। इसके तहत मिश्रित बागवानी के लिए अच्छी नस्ल के पौधों के साथ इसके चारों ओर इमारती लकड़ी के वृक्षारोपण की भी योजना है। योजना के अंतर्गत हजारों एकड़ पड़ती भूमि जो यूं ही बेकार पड़ी रहती थी, उसका आर्थिक उपयोग होगा। इससे राज्य की आय में वृद्धि होगी तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी। प्रदूषण की समस्या भी वृक्षारोपण द्वारा दूर होगी। हरित वृक्ष से वातावरण भी शुद्ध होगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर काम की मांग में वृद्धि, लोगों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। और आम बागवानी में लाभुक को सुविधा हम लोग सर्वप्रथम तो सारा कुछ निःशुल्क है। ये एक सरकारी योजना है और सरकारी योजना जो मनरेगा के तहत क्रियान्वित हो रही है, इसमें किसी तरह का कोई शुल्क का प्रावधान नहीं है। सर्वप्रथम मैं प्रक्रिया के तहत बताना चाहूँगा कि हम लोग लाभुक का भी चयन करते हैं ग्राम सभा के द्वारा, और ग्राम सभा में कई एक लाभुक आते हैं और वहाँ पे इन लोगों को प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होती है। फिर ग्राम सभा से जो योजनाओं को संकलित करते हैं वो पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में उपलब्ध कराए उपस्थापित होता है। उसके बाद वहाँ पे हम लोग जो पंचायत कार्यकारिणी के जो सदस्य टीम है वो प्राथमिकीकरण निर्धारित करते हैं। उस प्राथमिकीकरण में क्या देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लाभुक है उसको पहले ये देंगे योजना का लाभ, उसके बाद वाले को करके जो प्राथमिकी निर्धारित करते हैं उसके अनुसार जेन्युइन लाभुक ग्रामीण को हम लोग वो योजना का लाभ देते हैं। उसमें सर्वप्रथम जब चुनाव हो जाता है लाभुक का, तो उस लाभुक का पहले हम लोग ज़मीन का कागजात लेते हैं, उसका जिस लाभुक के नाम से योजना मिलेगा उसका आधार कार्ड लेते हैं, उसका ये बैंक का पासबुक का
फ़ोटोकॉपी लेते हैं ताकि उसका सही एंट्री आधार के साथ KYC भी हो जाए और किसी गलत व्यक्ति के पास कोई पैसा का मजदूरी का पैसा ना जाए। तो इतने चीज़ों को लेने के बाद ग्राम सभा में तो सत्यापित हुआ ही होता है। उसको लेने के बाद हम लोग उसको MIS में होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज है मनरेगा का, तो उसमें एंट्री कराते हैं हम लोग। एंट्री करने के बाद योजना का एक कोड जनरेट होता है ऑटोमेटिकली ऑनलाइन। उस कोड को जनरेट होने के बाद हमारे जो तकनीकी टीम है जिसमें सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और बेयर फूड टेक्नीशियन है, वो उस धरातल का तकनीकी सर्वेक्षण करते हैं कि उस धरातल में जो है सो सही है, उपयुक्त है या नहीं है। अगर उपयुक्त लगेगा, सिंचाई का व्यवस्था है, तो फिर जाकर वहाँ पे वो उसका लेआउट करते हैं। पहले देखते हैं कि ज़मीन का पोजीशन सही है या नहीं, क्योंकि ज़मीन का जो कागजात मिला होता है वो कभी कभी संयुक्त होता है, जिसमें एक भाई या जो भी भैयाद है उसका वो रेडी होता है तो दूसरा रेडी नहीं होता है, तो उसमें ज़मीन का पोजीशन भी देखा जाता है। सरकारी राशि का मितव्ययिता बाद में पता ना चले, इसीलिए वहाँ जब पता चल जाता है कि नहीं उन्हीं के कब्जे में ज़मीन है, स्वतंत्र रूप से कोई विवाद नहीं है, तब उस ज़मीन को चिन्हित करके वहाँ पे हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं। उसमें बागवानी सखी को प्रतिनियुक्त करते हैं, बागवानी सखी और मेट को। उसके बाद उन लोगों का एक टीम तैयार किया जाता है जिसको डेट वाइज 2 से 3 दिन का हम लोग तकनीकी और व्यवहारिक सैद्धांतिक ये सब प्रशिक्षण प्रखंड स्तर से दिया जाता है। फिर उन लोगों को बुला के धरातल में तकनीकी अधिकारी के द्वारा लेआउट करा के, ये लेआउट कराने के बाद पूरा जिस क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है उसका घेरान किया जाता है। घेरान करने के बाद वहाँ पे पीठ खुदाई होता है, गड्ढे की खुदाई होती है आम के लिए। और ये गड्ढे की खुदाई जो होती है हम लोग कोशिश करते हैं मार्च के महीने में शुरू कर देते हैं, क्योंकि गड्ढा का खुदाई होने के बाद करीबन 1 महीना 15 दिन से 1 महीने तक कम से कम उस जो खुदाई किया हुआ मिट्टी है उसमें सूरज का सीधा रोशनी लगे, तपिश लगे, जिससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होता है जो मिट्टी में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, इंसेक्ट्स मर जाता है। उसके बाद जो सो उसमें भी खुदाई में उन लोगों को ट्रेनिंग जो दिया जाता है मिट्टी को 2 तरह रखने का। पहला 1 फीट जो गड्ढा खुदाई होता है वो एक साइड रखा जाता है और बाद का 2 फीट होता है दूसरे साइड। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि पहला का 1 फीट का जो मिट्टी का खुदाई होता है वो उपजाऊ होता है और बाद वाला जो है वो थोड़ा कम उपजाऊ होता है। ये कृषि वैज्ञानिक के तौर पे ये रिसर्च के अनुसार ये प्रूव्ड है। ठीक है, तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से पुरुषों के साथ साथ आज के समय में महिलाएं भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रख रही हैं, अव्वल रख रही हैं, और उनको आगे रखने के लिए सरकार भी उनकी अलग अलग तरीके से सहायता कर रही है, नई नई योजनाएं ला करके। क्योंकि दर्शकों, आज के समय में हर किसी को रोज़गार से जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में महंगाई बहुत ही हद तक बढ़ चुकी है। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।